हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ठोसों में संकुलन क्षमता और एकक कोष्ठिका का घनत्व है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं लेक्चर। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल RS कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, सबसे पहले हम संकुलन क्षमता स्टार्ट करते हैं। तो देखो, संकुलन क्षमता का मतलब है कि एकक कोष्ठिका के पूरे आयतन में से कितने प्रतिशत भाग पर अवयवी कण है और कितना प्रतिशत भाग खाली है। आगे बात समझ में कि एकक कोष्ठिका के कुल आयतन में से कितने प्रतिशत भाग पर अवयवी कण है। तो देखो, प्रतिशत निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला बन गया सीधा का सीधा कि अवयवी कणों का आयतन। सिंपल फॉर्मूला बन गया ना, अवयवी कणों का आयतन अपॉन एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन और 100 से आप गुणा करोगे। ठीक है। तो बच्चों, हम संकुलन क्षमता एक तो BCC की पढ़ेंगे, FCC की पढ़ेंगे और सामान्य एकक कोष्ठिका की पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले हम FCC की संकुलन क्षमता यानी कि फलक केंद्रित संरचना की संकुलन क्षमता करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, चाहे वो फलक केंद्रित यानी कि FCC हो, चाहे वो षटकोणीय निविड संकुलित संरचना हो HCP हो, चाहे वो घनीय निविड संकुलित संरचना हो CCP हो, तीनों की संकुलन क्षमता सेम होती है। तो चाहे FCC, चाहे HCP, चाहे CCP, ठीक है ना। तो तीनों की एक साथ, तो देखो, चाहे FCC हो यानी कि फलक केंद्रित निविड संकुलित संरचना, या फिर HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी कि षटकोणीय निविड संकुलित संरचना, या फिर CCP, तो तीनों की सेम होती है। तो तीनों एक साथ करें कि संकुलन क्षमता ठीक है। तो देखो, कोई फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है तो उसे मानना है। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका बना लो आप। तो आप जानते हो ना कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी कण एक तो एकक कोष्ठिका के कोनों पर होंगे, ठीक है ना। एक तो एकक कोष्ठिका के कोनों पर होंगे और प्रत्येक फलक के केंद्र में होंगे, ठीक है ना। और एकक कोष्ठिका की जितनी भी ये भुजाएं है ना, जितनी भी ये देखो सारी आपको भुजाएं दिख रही है, उनको हम स्मॉल a मानेंगे, ठीक है ना। तो ये एकक कोष्ठिका बन गई। तो पहले इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। तो माना एकक कोष्ठिका की कोर लंबाई स्मॉल a है, ठीक है ना। भुजा की लंबाई स्मॉल a है और जो अवयवी कण आएंगे, अवयवी कण को हम गोला मानते हैं, तो अवयवी कण का की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r मान लेते हैं। अवयवी कण की त्रिज्या ये स्मॉल r है, ठीक है बच्चों। तो ये फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका का मतलब कि अवयवी कण कॉर्नर पर होंगे, कोनों पर होंगे और प्रत्येक फलक के केंद्र पर होगा। तो हमें है ना एक फलक लेनी है। तो बच्चों हम ये फलक ले रहे हैं, देखो, ठीक है। तो एक तो अवयवी कण हम इस कॉर्नर पर मान रहे हैं, तो इस कॉर्नर पर तो ये अवयवी कण हो गया, और एक इस कॉर्नर पर अवयवी कण मान रहे हैं, तो इस कॉर्नर पर ये अवयवी कण हो गया, ठीक है। और आपको पता है कि फलक के केंद्र में भी तो अवयवी कण होगा। देखो, हम ये फलक मान रहे हैं, ये फलक, तो फलक के केंद्र में भी तो एक अवयवी कण होगा। तो ये मान लो फलक के केंद्र में अवयवी कण है, ठीक है। तो जहां जहां अवयवी कण है, तो देखो इसको और इसको कोने को हम मिला देते हैं, ये लो मिला दिया। आगे बात समझ में। तो अब हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, देखो A, B और C, ये त्रिभुज हो गया। अब आपको पता है कि ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। हालांकि ये लग नहीं रहा है, लेकिन आप एक घन में देखते हो तो घन में कोण सारे 90 डिग्री के होते हैं ना। तो ये लग नहीं रहा है लेकिन है 90 डिग्री का, ठीक है ना। तो एक बार सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे 90 डिग्री का है। आगे बात समझ में। चलो ऐसे देख लो, देखो जैसे ये है मान लो, तो ये जो फलक है ना,
ये इधर वाली फलक है, देखो ये वाली फलक है, दिख गया ना, ये वाली फलक है। तो बच्चों ये जो कोण बनेगा तो वो ये कोण बनेगा ना, तो ये देखो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का कोण है ना। हालांकि लग नहीं रहा है क्योंकि ये 2D में है, द्विविमा में है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो ये 90 डिग्री का कोण है। अब 90 डिग्री के सामने वाला कोण कर्ण होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो कर्ण स्क्वायर यानी कि BC स्क्वायर बराबर, देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर बराबर, अब देखो AB और AC एकक कोष्ठिका की भुजा है ना, और भुजा की लंबाई को हम a मान रहे हैं, तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यानी कि 2A स्क्वायर हो गया। अब देखो स्क्वायर हटाओगे यानी कि BC बराबर, स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट आएगा ना, तो 2 के तो रूट लग जाएगा और A का स्क्वायर हट जाएगा, BC इज इक्वल टू रूट 2A। अब बच्चों BC का पता लगाते हैं कि BC क्या है। तो देखो अवयवी कण की त्रिज्या हम स्मॉल r मान रहे हैं, तो देखो एक तो ये त्रिज्या हो गई 1r, एक देखो ये त्रिज्या हो गई, पूरी BC ले रहे हैं तो कितनी r होगी, 2r। देखो एक तो ये r और एक ये r दिख रहा है ना, तो 2r तो हो गई। अब देखो बीच वाला व्यास है, व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, तो आप इसको 2r लिख सकते हो ना, 2r, तो ये टोटल कितना हो गया, 4r हो गया ना, ठीक है। तो आप BC को 4r कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो BC की जगह 4r कर दो, तो 4r इज इक्वल टू रूट 2a, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 अपॉन रूट 2r, ठीक है ना। अब देखो रूट 2 का आप भाग दोगे ना, तो आपके पास a इज इक्वल टू आ जाएगा 2 रूट 2r, ठीक है ना। अब देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो संकुलन क्षमता बराबर, देखो ध्यान से समझना, संकुलन क्षमता बराबर अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण को हम गोला मान रहे हैं और गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब देखो बात कर रहे हैं हम FCC की, तो FCC में अवयवी कण कितने होते हैं, ठीक है ना। FCC में टोटल अवयवी कण होते हैं 4, एक अवयवी कण का आयतन 4/3 पाई r क्यूब है, तो 4 अवयवी कण का आयतन कितना होगा, इतना हो जाएगा ना, अपॉन एकक कोष्ठिका का आयतन, तो एकक कोष्ठिका को हम मान रहे हैं घन, क्यूब मान रहे हैं, ठीक है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, और भुजा की लंबाई कितनी आई है, 2 रूट 2r, तो भुजा क्यूब यानी कि 2 रूट 2r का क्यूब इंटू 100। अब आपको इसको सोल्व नहीं करना, डायरेक्ट याद रखना है। तो इसकी जो संकुलन क्षमता होती है वो होती है 74%। आगे बात समझ में, यानी कि FCC, HCP या CCP में 74% भाग पर अवयवी कण होते हैं और बाकी 26% जो भाग होता है वो खाली होता है। आगे बात समझ में। चलो बच्चों अब हम BCC की संकुलन क्षमता पढ़ते हैं, तो आप इसको फटाफट लिख लीजिए। तो बच्चों अब देखो नेक्स्ट है अपनी BCC की संकुलन क्षमता, BCC की संकुलन क्षमता यानी कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका की बात कर रहे हैं, जिसमें अवयवी कण कोनों पर तो होता ही होता है, एक अवयवी कण एकक कोष्ठिका के बीचों बीच केंद्र में होता है, ठीक है ना। तो देखो BCC एकक कोष्ठिका हमें बनानी पड़ेगी, तो ये हमारी एकक कोष्ठिका हो गई, ठीक है। अब देखो अवयवी कण आपको कहां कहां लेने हैं, तो कोनों पर अवयवी कण लेने, तो मान लिया मैंने एक अवयवी कण तो इस कोने पर है, ठीक है, एक अवयवी कण इस कोने पर है, और आपको पता है कि BCC में एक अवयवी कण बीचों बीच होता है, तो ऐसा मान लो कि ये अवयवी कण है ना, ये बीचों बीच है, मतलब केंद्र में है एकक कोष्ठिका की। तो आपको ये करना होगा, देखो यहां से यहां को मिलाओ और यहां से यहां को मिलाओ, ठीक है। तो आपको यहां पर दो त्रिभुज लेने होंगे, एक तो ये ले लो, देखो A
बी सी और एक ये लो डी। ठीक है बच्चों, तो देखो अब तो त्रिभुज पहले लेते हैं हम ए बी सी, सिंपल है एकदम। त्रिभुज ए बी सी में आपको पता है कि ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि गण के तो सारे कोण 90 डिग्री के ही होते हैं। तो ये वाला कर्ण बन गया ना, तो एबीसी में देखो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी और ए सी घन की भुजा है और घन की भुजा को हम ए मान रहे हैं, इसमें भी वही करना है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। आ गई ना बात समझ में। अब देखो, अब हम त्रिभुज लेते हैं बी सी डी। त्रिभुज बी सी डी में तो बच्चों ये एंगल बताओ कितने डिग्री का है, सपोज करो। तो बच्चों आपको ये जो बीसी लंबाई दिख रही है ना, ये नीचे वाले फलक का विकर्ण है। ठीक है ना, तो विकर्ण का मतलब नीचे से जाएगा, देखो ऐसे। देखो आपको ये तो यहां पर ये है, ध्यान देना ये कोना है। ठीक है, और ये जो बीसी है ना वो देखो यहां पर नीचे से ऐसे एक लाइन खींच दी है मैंने ऐसी। तो बताओ नीचे वाली लाइन और ये वाली लाइन में कोण तो 90 डिग्री का ही होगा ना। ठीक है ना भाई, ऐसा समझ लो ना कि ऐसे मैंने एक लाइन खींच दी ऐसे, और ये कोण है तो 90 डिग्री का ही होगा, लेकिन हमें लग नहीं रहा है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कैसे 90 डिग्री का कोण होगा। अब बच्चों आपको पता है कि 90 के सामने वाला कर्ण यानी कि बीडी कर्ण हो गया ना इस बार। तो बीसीडी में बीडी स्क्वायर बराबर, तो बीडी स्क्वायर बराबर देखो एक तो हो जाएगा बीसी स्क्वायर, एक हो जाएगा सीडी स्क्वायर। तो देखो बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, तो बीडी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर का मान हमने यहां पर निकाला है 2a स्क्वायर प्लस सीडी क्या है, घन की भुजा जो कि a स्क्वायर हम मान रहे हैं। तो बीडी स्क्वायर बराबर हो गया 3a स्क्वायर। ठीक है ना, तो आपके पास यहां पर बीडी बराबर क्या हो जाएगा, हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगाएंगे ना, तो 3 के तो रूट लग जाएगा और a का स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो बीडी क्या है वो समझो। तो देखो बीडी ये है ना, देखो 1r 2r और ये बीच वाला व्यास है, यानी कि देखो 1r 2r 3r 4r। ठीक है, तो सेम टू सेम ऐसे कैसे बीडी बराबर 4r कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ना, समझ गए होंगे आप। तो यहां पर देखो 4r इज इक्वल रूट 3a, तो a इज इक्वल क्या आ जाएगा 4 अपॉन रूट 3 और r। बस हमें a ही निकालना होता है कि a को हमें r की फॉर्म में लाना है। ठीक है ना, अब देखो संकुलन क्षमता निकालते हैं। अवयवी कण देखो बीसीसी में कितने अवयवी कण होते हैं, टोटल 2 होते हैं। एक का आयतन ये है तो 2 का आयतन कितना होगा, ये हो जाएगा अपॉन एक कोष्ठिका का आयतन यानी कि भुजा क्यूब, और भुजा की लंबाई हमने कितने निकाली है, इतने निकाली है ना 4 अपॉन रूट 3r का क्यूब इंटू 100%। तो आपको सोल्व नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखनी है 68% आएगी। तो बीसीसी में 68% भाग पर अवयवी कण होते हैं और बाकी बचा 32% भाग वो वैकेंट होता है, खाली होता है। तो बच्चों बीसीसी की संकुलन क्षमता समझ गए होंगे आप, तो इसको लिख लो। अब हम सामान्य एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता करेंगे, तो फटाफट लिख लो। तो बच्चों अब देखो अपनी नेक्स्ट है सामान्य एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। तो आप सामान्य एकक कोष्ठिका बनाओ, तो ये अपनी सामान्य एकक कोष्ठिका हो गई। सामान्य एकक कोष्ठिका हो गई, और सामान्य एकक कोष्ठिका वो होती है जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं। तो इस कोने पर एक अवयवी कण होगा और इस कोने पर एक अवयवी कण होगा, दोनों आपस में टच में रहेंगे। तो देखो यह क्या है, घन की भुजा है और घन की भुजा a। ठीक है ना, घन की भुजा क्या है a। अब देखो यह घन की भुजा है, आप जानते हो। अब देखो इतनी और इतनी 1r और इतनी 2r है ना, ये देखो गोले की त्रिज्या हो गई ना इतनी।
तो देखो यहां पर एक त्रिज्या और यहां पर एक त्रिज्या, यानी कि आप लिख सकते हो A इज इक्वल टू आर, सीधा। आ गई बात समझ में? अब देखो संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, देखो संकुलन क्षमता बराबर अवयवी कणों का आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यूब। और इसमें अवयवी कण कितने होते हैं, तो सामान्य एकक कोष्टिका में एक ही अवयवी कण होता है, तो एक अवयवी कण का आयतन तो ये है ही है, ठीक है ना। अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन, तो एकक कोष्टिका का आयतन क्या है, भुजा क्यूब, तो भुजा की लंबाई 2r है, तो 2r का क्यूब इंटू 100, तो आपको याद रखना है, तो इसकी आएगी 52.4%, यानी कि सामान्य संरचना में 52.4% भाग पर तो अवयवी कण होते हैं, बाकी 47.6% भाग खाली रहता है। तो बच्चों ये संकुलन क्षमता हो गई। अब हम एकक कोष्ठिका के घनत्व का परिकलन करते हैं कि कैसे एकक कोष्ठिका का घनत्व निकालते हैं, ठीक है। तो आप इसे फटाफट लिख लो। तो बच्चों अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है एकक कोष्ठिका का घनत्व है, एकक कोष्ठिका का घनत्व है, ठीक है। तो एकक कोष्ठिका के घनत्व को हम स्मॉल d से प्रदर्शित करेंगे। अब बच्चों घनत्व जानते हो ना, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन, ठीक है। तो घनत्व का मतलब क्या हो गया, अब परिभाषा बनाओ इसी फॉर्मूले से। नीचे वाले को हम इकाई लेते हैं कि इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही उसका घनत्व कहते हैं, मतलब पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही पदार्थ का घनत्व कहते हैं। तो एकक कोष्ठिका का घनत्व लिखोगे ना आप, इसका मतलब हो गया कि एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान अपॉन एकक कोष्ठिका का आयतन, सिंपल सी बात है, एकक कोष्ठिका का आयतन। अब बच्चों ध्यान रखना एकक कोष्ठिका तो काल्पनिक होती है, द्रव्यमान किसमें होता है, अवयवी कणों में, ठीक है ना। एकक कोष्ठिका काल्पनिक है, द्रव्यमान किसमें है, अवयवी कणों में। तो देखो क्या क्या मानते हैं हम, देखो माना एकक कोष्ठिका की कोर लंबाई स्मॉल a है, ये मान लिया। वह अब अवयवी कण मानते कितने हैं, तो कितने मान ले, तो z मान लेते हैं हम, है ना। वह एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या z है, और एक अवयवी कण का द्रव्यमान, एक अवयवी कण का द्रव्यमान वो हमने मान लिया है कि वो है स्मॉल m, ठीक है। तो घनत्व निकाले, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान होगा अवयवी कणों में, अवयवी कण कितने हैं, z, एक अवयवी कण में का द्रव्यमान अगर स्मॉल m है तो z का कितना होगा, तो z गुणा m अपॉन एकक कोष्ठिका का आयतन, तो आयतन होता है एकक कोष्ठिका घन का आयतन भुजा क्यूब, और भुजा की लंबाई है a, तो ये हो गया a क्यूब। आई क्या बात समझ में? अब बच्चों देखो इस स्मॉल m को मुझे चेंज करना है ना, या इस चैप्टर में न्यूमेरिकल देखो यहीं से आते हैं। अब m को कैसे चेंज करते हैं, अब बच्चों आप जानते हो कि एक मोल का द्रव्यमान कहलाता है मोलर द्रव्यमान, और जिसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। मोलर द्रव्यमान का मतलब पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान, ठीक है। अब एक मोल का मतलब अवोगाद्रो संख्या, ठीक है ना, किसी के भी एक मोल का मतलब होता है अवोगाद्रो संख्या, कि भी एक मोल परमाणु का मतलब अवोगाद्रो संख्या के जितने परमाणु, ठीक है ना। तो एक मोल का द्रव्यमान मतलब
एक मोल कणों का द्रव्यमान, मतलब मोलर द्रव्यमान कण मान लेते हैं, चलो ठीक है ना, कुछ भी हो चाहे, लेकिन एक मोल का मतलब ही अवोगाद्रो संख्या होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखो एक मोल कणों का द्रव्यमान अगर कैपिटल एम यानी कि मोलर द्रव्यमान है, एक मोल का मतलब अवोगाद्रो संख्या, और अवोगाद्रो संख्या इतनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। इतने कणों का द्रव्यमान, एक मोल का मतलब इतने कण, इतने कणों का द्रव्यमान अगर मोलर द्रव्यमान है कैपिटल एम है, तो एक कण का द्रव्यमान कितना होगा, तो एम अपॉन, आप इससे डिवाइड करोगे ना, भाग दोगे एन ए, तो एक कण का द्रव्यमान कितना आया, एम अपॉन एन ए, और यहां पर एक कण का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल एम, तो स्मॉल एम की जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो D इज इक्वल टू Z इंटू कैपिटल एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। तो बच्चों हमें न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से करने हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर आपके लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोज के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिल सके।